हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विजय एक बार फिर आपके सामने जीएस विजय एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इतिहास यानी कि 12th हिस्ट्री। तो उसमें हमने जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 में तीसरा चैप्टर है वो लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने जो क्वेश्चन है या फिर जो क्वेश्चन और उनकी व्याख्या यानी कि प्रश्न और उनकी व्याख्या, तो इसके साथ टॉपिक का एंड करेंगे इस चैप्टर का। लेकिन क्वेश्चन और व्याख्याएं हमारी चलती रहेगी, क्योंकि हम जिस मतलब जो हमने पैटर्न अपनाया है वो चलता रहेगा और क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो चलो देखते हैं कि आज की क्लास में क्या स्पेशल है। तो देखो, लास्ट जो अपना टॉपिक मतलब जो चैप्टर का टॉपिक है वो इतिहासकार और महाभारत, यानी कि हमने देखा कि बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमें बताता है। क्योंकि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का राजनीतिक और आर्थिक जीवन, हम आर्थिक व्यवस्था जो भी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो थर्ड चैप्टर में हमारा था सामाजिक जीवन, वो ही 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य। तो ये टॉपिक था। तो इसमें जो सामाजिक व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है वो वर्णन महाभारत को आधार बना के किया गया था। तो हम अब क्वेश्चनों की तरफ या फिर जो कॉन्सेप्ट है आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इतिहास और महाभारत, यानी कि जो महाभारत का लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है इस चैप्टर का, वो हम क्वेश्चनों के माध्यम से देखते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन है, इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को कितने शीर्षकों में के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि जो पूरी महाभारत है, जो उसकी विषय वस्तु है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसको इतिहासकार कितने भागों या कितने महाभारत में जो पूरी महाभारत है उसको कितने शीर्षक में बांटा है, यानी कि कितने शीर्षकों के अंतर्गत रखा है या कितने शीर्षकों के अंतर्गत उनको बांटा है। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर आएगा वो है आंसर आएगा 2, यानी कि महाभारत है उसके 2 शीर्षकों के अंतर्गत इतिहासकारों ने उसको रखा है। अब हम ये देख लेते हैं कि 2 कौन से हैं। अब हम इन 2 का तो 2 शीर्षक कौन से हो गए, आख्यान और उपदेशात्मक हो गए। अब देखो, आख्यान में क्या विषय वस्तु है और उपदेशात्मक में क्या विषय वस्तु है उसको देखते हैं। तो आख्यान है, उसमें क्या है, कहानियों का संग्रह। तो दोस्तों, इसमें क्या है, कहानियों का संग्रह, यानी कि जो कहानियां थी उनका संग्रह इसमें किया गया है आख्यान में, इस आख्यान शीर्षक के अंतर्गत। और उपदेशात्मक है तो इसका अर्थ है शिक्षा देना, यानी कि आख्यान का मतलब हो गया कहानियां हैं इसमें, और उपदेश का मतलब शिक्षा देना। अब तो दोस्तों, इसमें देखो, आख्यान में या कहानियां दे रखी है, उपदेशात्मक में शिक्षा या निर्देश दे रखा है, यानी कि जो सामाजिक जो आचरण व्यवहार था उसका इसमें जिक्र कर रखा है। लेकिन हम अमूमन देखते हैं कि आख्यान में भी सामाजिक व्यवहार का भी चित्रण
कहीं कहीं पर किया जाता है और उपदेशात्मक है। इसके कुछ अंशों में कहानियों का संग्रह भी है। तो ये दो हैं इंपॉर्टेंट। तो मेनली अगर पूछे तो आख्यान में कहानियों का संग्रह और उपदेशात्मक में शिक्षा देना है, निर्देशन। और ये उपदेशात्मक स्पेशल इंडेक्स में भी दे रखा है। अब है आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत किस श्रेणी में रखा गया था। यानी कि जो आरंभिक संस्कृत परंपरा थी में महाभारत को किस श्रेणी, यानी कि कौन से रूप में या किस श्रेणी में इनको रखा था आरंभिक संस्कृत महाभारत में। तो देखो दोस्तों, इसको रखा था, आंसर उठपटा आएगा, समझ से बाहर का है लेकिन फिर भी आंसर है। तो देखो शुरुआत में जो महाकाव्य था, महाभारत थी, उसको इतिहास की श्रेणी में रखा जाता था। तो दोस्तों आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किसकी श्रेणी में रखा जाता है, इतिहास की में। अब देखो अमूमन हम इतिहास पढ़ते हैं तो शुरुआत में भी हमने इतिहास के बारे में डिटेल से देखा था कि इतिहास का मतलब इति प्लस हास, यानी कि बीते हुए कल का क्रमबद्ध अध्ययन। लेकिन यहाँ पर हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है, वो है कि यहाँ पर जो इतिहास का अर्थ दे रखा है वो है ऐसा ही था। यानी कि जो इतिहास का अर्थ है वो उन्होंने दे रखा है तो ये क्वेश्चन अपने आप में अनोखा क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बात तो महाभारत को शुरू में संस्कृत परंपरा में इतिहास की श्रेणी में रखा और इतिहास का अर्थ जो बताया गया वो थे ऐसा ही था। तो इसको ध्यान रखना, मतलब ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन है। अब देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन गए, महाभारत के रचयिता कौन है या फिर एक है महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली जब जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा वेद व्यास, और ज्यादातर जाते ही वेद व्यास को टिक कर देते हैं। तो हमें जो जिस चीज का ध्यान रखना वो है मूल कथा, यानी कि शुरुआती स्टेप थी उसमें रचयिता कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा भाट सारथी। यानी कि भाट सारथी इसके मूल कथा के रचना या रचयिता थे। अब जो भाट सारथी थे वो क्या थे, भाट सारथी मतलब जो भी युद्ध होते थे उनमें वो वहां पे उपस्थित रहते थे और उसका चित्रण करते थे। तो मूल कथा का रचयिता यानी कि महाभारत में मूल कथा का रचयिता कौन है, भाट सारथी। और देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट भाट सारथी तो है, लेकिन इनको कहा क्या जाता था। दोस्तों देखो भाट सारथी थे तो इनको पहली बात तो दोनों ही अपने लिए विशेष हैं, क्योंकि मूल कथा के रचयिता कौन थे, भाट सारथी। और भाट सारथी को क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था सूत। क्लियर। अब है अगला क्वेश्चन, कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच किसके मिलते जुलते वृहद उपदेशात्मक प्रकरणों को महाभारत में जोड़े गए। कालांतर में यानी कि जो समय बीतता गया या जो समय का अंतर बढ़ता गया उसमें लगभग कितना टाइम पीरियड दे रखा है, 200 से 400 ईस्वी के बीच में। यानी कि हमने शुरुआत में देखा था महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, जब शुरुआत में हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि महाभारत की जो आज हमारे सामने है उसकी रचना लगभग 1000 वर्षों में कंप्लीट हुई थी।
तो अब यह है कि 200 से 400 ईस्वी के मध्य के बीच में किससे मिलते जुलते में, यानी कि कौन सा ऐसा मतलब ग्रंथ है या धर्मसूत्र है जिसके कुछ उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में सम्मिलित किए गए, तो वो है, फेमस है, हम बार बार इसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, मनु स्मृति। यानी कि मनुस्मृति के कुछ जो उपदेशात्मक प्रकरण हैं वो महाभारत में जोड़े गए हैं। कब? 200 से 400 ईस्वी के मध्य। अब आओ, किस पुरातात्विक वेता ने मेरठ जिले, ध्यान से सुनना, इसमें कितने, एक तो किस पुरातात्विक वेता यानी कि कौन है जो व्यक्ति विशेष, कहां पर? मेरठ जिले में। मेरठ जिला कहां पर है? उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कब किया, यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए, किसने, किस पुरातात्विक वेता, यानी कि पुरातात्विक वेता, एक तो ये आंसर देना है अपने को। फिर दूसरा है ये, इसमें दे रखा है मेरठ जिले के हस्तिनापुर गांव नामक गांव में उत्खनन कब किया। तो मेंसली ये दो है, एक तो उत्खनन करता और उत्खनन ईयर। तो हम देखते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, तो पहले का किस पुरातात्विक वेता ने, तो है बीबी लाल। ये तो आ गया फर्स्ट का आंसर, जो पुरातात्विक वेता है वो बीबी लाल। अब कब किया था, तो ये दोस्तों किया था 1951 और 52। तो ईयर कौन सा था? 1951-52। और किसने किया था? बीबी लाल ने। अब है, अब इसमें हम देखते हैं इंपोर्टेंट, यानी कि जो इस हस्तिनापुर गांव नामक गांव की खुदाई की है, तो वो उसके कितने स्तर हैं, तो 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। तो कितने स्तरों के साक्ष्य, अब हम देखते हैं स्तर। देखो, जब खुदाई होती है तो लेयर देखी जाती है, ऐसे स्तर। ऐसे ही हड़प्पा में हमने देखा था कि हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के बाद में, तो उसी हिसाब से मतलब एक परत के नीचे दूसरी परत और दूसरी परत के नीचे मतलब अलग अलग परतें, तो 5 स्तरों पर इसके साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो विश्लेषण के लिए या फिर जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है, उनमें महत्वपूर्ण है दूसरा और, यानी कि स्तर, विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण। तो हमने इसमें कितने क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए। ये कॉन्सेप्ट हो रहा है कि जो हस्तिनापुर नामक गांव है मेरठ जिले में, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और उसका उत्खनन करता कौन था? बीवी लाल। कब? 1951-52 में। और विशेष है इसमें कि इसकी 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। इसमें दूसरा और तीसरा स्तर विश्लेषण के लिए सबसे बेस्ट है। तो अब है छठा क्वेश्चन, खालिस्तान महाभारत का उपदेशात्मक अंश है। लगाओ दिमाग कि खालिस्तान, ये रिक्तान वाले क्वेश्चन में महत्वपूर्ण है। तो खालिस्तान महाभारत का उपदेशात्मक
का मतलब सबसे बेस्ट जो अंश है वो, तो वह है, आंसर आएगा इसका भगवत गीता। तो भगवत गीता महाभारत का उपदेशात्मक, हमने देखा था उपदेशात्मक और आख्यान, तो आप इसे कनेक्ट करो तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या देते हैं? उपदेश, शिक्षा देना या निर्देश। तो भगवत गीता क्या है? एक उपदेशात्मक अंश है किसका? महाभारत का। फिर आगे चलते हैं महाभारत के, अब इसमें भी कई क्वेश्चन समाहित हैं, गौर से देख मतलब समझना इसको। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। परिकल्पना 1, प्रकाशन 2 और नेतृत्व। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन समाहित हैं। ध्यान से रखना, परिकल्पना यानी कि जो इसकी परिकल्पना यानी कि शुरुआत, जो योजना बनी थी वो कब बनी थी। फिर इसका प्रकाशन यानी कि हमने देखा था 47 साल बाद में। और फिर इसका नेतृत्व, जो ये महत्वाकांक्षी परियोजना थी, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी और इसको 47 वर्ष में पूरा किया गया था। तो पहले हम इनका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसमें है ये परिकल्पना, जो पहला इसका आंसर आएगा वो देखो 1919। तो परिकल्पना है यानी कि इस शुरुआत हुई। फिर 1966 में प्रकाशन हुआ दूसरे का आंसर, यानी 1919 में परिकल्पना प्रस्तुत की और 1966 में इसका प्रकाशन किया। और जो इसका जो नेतृत्व करता थे वो बहुत ही फेमस संस्कृत के विद्वान थे। तो इनसे ज्यादा वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि इसका जो नेतृत्व किया था वो थे नेतृत्व किया था वी.एस. सुखदांकर। ये क्या थे? संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो दोस्तों समझ में आया, महाभारत का समालोचनात्मक जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी, अब उसको हम पहले जो शुरुआत में कॉन्सेप्ट था उससे कनेक्ट करते हैं। तो इसमें देखिए महाभारत की महत्वाकांक्षी परियोजना, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना यानी कि कब प्लान बना, प्रकाशन कब हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया। परिकल्पना 1919 में आई, प्रकाशन 1966 में हुआ और इसका नेतृत्व क्या था? संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान वी.एस. सुखदांकर ने। तो दोस्तों अब है कुंती और निषादी। ये एक मैंने कहा था ना, इंडेक्स में जो क्वेश्चन है उनका विशेष ध्यान रखना। कुंती और निषादी नामक लघु कथा की रचना खालिस्तान ने की थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट में डिटेल बताता हूं कि ये जो कुंती और निषादी लघु कथा है वो किस पे बेस्ड है। जब पांडव लाक्षागृह में आग लगाई थी तब वहां पर भोजन का आयोजन किया गया था, क्योंकि पांडवों को पहले इसकी सूचना मिल गई थी। तो उन्होंने एक भोज का आयोजन किया, उसमें एक निषादी और उसके 5 पुत्र, हमने निषाद का अर्थ पढ़ा था वन में वास करने वाले, यानी कि जो वनवासी थे उनको निषाद बोला जाता था। ध्यान रखना, निषाद का उदाहरण था एकलव्य। तो उसमें इसमें बताया गया है कि जब वो भोजन का आयोजन किया गया तो उसमें एक निषादी यानी कि औरत और उसके 5 पुत्र, उनको
मतलब खूब मदिरा पिलाई गई, उसमें दे रखा है कुंती के द्वारा। तो जब वो सुरंग के द्वारा बाहर निकल गए और वो जल के खाक हो गए, तो उससे क्या हुआ, देखो 5 उसके पुत्र थे और एक निषादी। तो लोगों ने मान लिया कि जो निषादी थी वो कुंती थी और वो 5 भाई पांडव थे। तो ऐसे ही कुछ दिनों, जैसे महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कुंती जंगल में वास करने लग गई, वहां पर मतलब वहीं पर रहती थी। तो एक दिन वो हर दिन निषादों को देखती थी, जो मतलब शिकार के लिए कंदमूल फल इकट्ठे करते थे। तो उसमें बताया गया है कि जो एक दिन क्या हुआ कि सब भाग रहे थे, मतलब पशु पक्षी जानवर और निषाद सब भाग रहे थे। तब एक औरत ने, निषादी थी, उसने कहा था कि आपको याद है जब लाक्षागृह में आग लगी थी तो उस समय आपने एक निषादी और 5 पुत्रों को इतना ज्यादा मदिरा पिला दी कि वो अचेत हो गए और वो जल के वहीं खाक हो गए। तो उसमें ये बताया गया है कि उसने पूछा कि निषादी क्या थी आपकी, तो वो उसकी सास थी। तो ऐसे ऐसे लघु कथा एक जोड़ी गई है। तो वो किसने की है, तो वह है महाश्वेता देवी। ओके, समझ में आया? लेट्स वो आगे, पाणिनि की अष्टाध्यायी। अब इसमें देखना, इसमें 2 क्वेश्चन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी क्या है इसको भी समझो। पाणिनि की अष्टाध्यायी, अब अष्टाध्यायी क्या है, संस्कृत व्याकरण की रचना की थी किसने, पाणिनि ने। तो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो किसका है, संस्कृत व्याकरण का है। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की, पाणिनि ने। अब जो लगभग जो इसका जो कालक्रम है कि कब की गई, तो ये है आएगा दोस्तों आंसर लगभग 500 ईसा पूर्व। क्लियर? अब चलते हैं अगला, बौद्ध भिक्षु फांसियान चीन से भारत कब आया। हमने उस टाइम में पढ़ा था मनुस्मृति में चांडालों का विवरण, चांडालों से खूब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वहां पर 2 इंपोर्टेंट व्यक्ति आते हैं जो मतलब भारत के बाहर से आए थे और उन्होंने भी चांडालों का जिक्र किया था। तो उनमें सबसे पहले था फासियान, बौद्ध भिक्षु था, यानी कि बौद्ध धर्म वो था। और फासियान चीन से भारत कब आया, तो ये लगभग आया था दोस्तों, लगभग है 5वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर आएगा 5वीं ईस्वी, 5वीं शताब्दी ईस्वी में कौन आया था, फासियान भारत का भ्रमण करने आया था। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने किसका जिक्र किया है, तो यहां पर विशेष हो गया यानी कि चांडालों और अस्पृश्य, जो चांडाल थे वो अस्पृश्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, चांडालों के विषय में हमें जो जानकारी का स्रोत है वो है मनुस्मृति में जिक्र किया गया है, और बौद्ध भिक्षु फासियान जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था, तो उन्होंने भी चांडालों या अस्पृश्यों का जिक्र किया था। तो उन्होंने कहा था कि जब भी चांडाल चलते थे तो उनको कुछ ऐसा करना होता था कि ताकि सामने वाला जो चल रहा है उसको पता चल जाए कि वो चांडाल आ रहे हैं, उनको देखने के पाप से बच जाए। तो उन्होंने बताया कि जो चलते थे तो वो कदम, जब लोग आते थे तो कदम ताल यानी कदमों की आवाज करते थे। तो ये किसने कहा था, फासियान ने। अब दूसरा है इसका भाई चीनी यात्री
स्वेन त्यांग, इसके बाद में आए थे स्वेन त्यांग। तो ये आए थे लगभग, आंसर आएगा ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईस्वी में। तो चीनी यात्री स्वेन त्सांग भारत कब आए थे? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। और इन्होंने जो चांडालों के बारे में स्टेटमेंट दिया था या उनके बारे में बताया था, तो इन्होंने एक तो शब्द यूज किया था वधिक, और सफाई करने वाले, वह यानी कि जो इन्होंने जो बताया कि वधिक या सफाई करने वाले नगर से बाहर रहते थे या उनको नगर से बाहर रहना पड़ता था। तो ये हमारे चांडालों के बारे में एक मतलब क्वेश्चन के रूप में थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो गई। पहले वाले क्वेश्चन में देखना, उसमें चांडालों को मनुस्मृति में क्या क्या कार्य दिए वो हमने किया था। अब मनुस्मृति का संकलन कब किया गया, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है कि मनुस्मृति का संकलन कब किया गया। क्योंकि इस चैप्टर में आपने देखा होगा दोस्तों कि एक तो मनुस्मृति और एक महाभारत, ये दोनों ही मतलब इन दोनों का ही जिक्र होता है। तो मनुस्मृति का जो संकलन हुआ था दोस्तों, वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य, समझ में आया? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही साथ 3 फ्री हैं। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार के कौन से आधार थे? हमने कल ही इन पे विस्तृत चर्चा की थी कि संपत्ति के जो आधार थे उस समय किसके अनुसार? ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि सब डिसाइड तो यही करते थे। तो इनके अनुसार जो संपत्ति का आधार था, तो हमने कल भी डिस्कस किया था, एक तो था यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पहले जो था वो लिंग या लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष, और फिर दूसरा इन्होंने दिया वो था वर्ण के आधार पर। तो ये 2 आधार बताए थे संपत्ति के अधिकार के। फिर है अंतिम क्वेश्चन, जो मतलब क्योंकि यहां पर दोस्तों जो जिक्र होता है वो एक तो बौद्ध ग्रंथों का, जो मतलब इससे जो ये सामाजिक व्यवस्था चल रही थी उनका भरपूर मतलब डटकर विरोध कर रहे थे। तो एक तो बौद्ध ग्रंथ, और दूसरा मनुस्मृति, और तीसरा महाभारत। यहाँ पर इन 3 का जिक्र ज्यादा होता है। 2 जगह बौद्ध ग्रंथों का हुआ, तो एक हमने पढ़ा था मध्यमा निकाय, हमने पढ़ा था कच्छन और अवंती पुत्र यानी कि उनके बीच का संवाद। अब एक है सूत पिटक, क्या है? यानी कि इसमें जो जन्म और कर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें सूत पिटक में बताया गया है कि जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो जन्म के आधार पर नहीं हो सकती, कर्म के आधार पर। क्यों? क्योंकि राजा हम किस लिए बनाते? कि वो अपना हमारी रक्षा करे, और दूसरा हम कर क्यों देते हैं? क्योंकि वो रक्षा का भार वहन कर सके। तो ये है बौद्ध ग्रंथ। पहला तो इसका जो मेन जो आंसर है वो तो है बौद्ध ग्रंथ। फिर आगे देखते हैं, यानी कि जो इसका जो मेनली आंसर था वो तो आ गया बौद्ध ग्रंथ। अब है कि सुत पिटक, मतलब पिटक क्या होते हैं?
तो देखो पिटक का मतलब होता है टोकरियां, यानी कि टोकरियों से इसका मतलब निकाला जाता है। तो इसमें थी 3। अब है पिटक, पिटक थे 3। पहला था विनय पिटक, दूसरा है सुत पिटक और तीसरा है अधिधम पिटक। तो विनय पिटक में क्या है, इसमें भिक्षुओं के नियम, यानी कि जो पिटक 3 थे उनमें है, इसमें है यानी कि इसमें बताया गया है कि भिक्षुकों के नियम, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनके क्या क्या नियम थे। फिर दूसरा है जो हम पढ़ रहे हैं सुत पिटक, और तीसरा है अधिधम। तो सुत पिटक में क्या है, जो महात्मा बुद्ध के जो नियम थे या तर्क या संवाद थे वो इसमें, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में जो भी व्यवस्थाएं थी वो किसमें है, सुत पिटक में। और अधिधम पिटक में क्या है, इसमें है धर्म पर मतलब टिप्पणियां करना, यह जो धर्म था उस पर टिप्पणियां किसमें, अधिधम पिटक में। तो बुद्ध का धर्म सुत पिटक में और अधिधम पिटक यानी कि इसमें धर्म के बारे में टिप्पणियां की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का स्पेशल जाति बंधु जाति तथा वर्ग कॉन्सेप्ट या चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपकी क्वेरी हो कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। लगभग मेरे हिसाब से जो ये क्वेश्चन है इनमें यानी कि जो व्याख्या थी वो भी है और जो क्वेश्चन थे वो भी। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो मतलब इससे चैप्टर में बार बार उसका जिक्र आ रहा है और वो इंडेक्स में ही उसका जिक्र आ रहा है। तो देखते हैं कितने भाई बहन, छोटे भाई बहन इसका आंसर देते हैं। तो आपके लिए गृह कार्य है, आदि पर वन क्या है। देखते हैं कितने इसका आंसर देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और कल से हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और दूसरी चीज, क्वेश्चन आंसर हमारे हर चैप्टर मतलब हर क्लास में चलते रहेंगे। आज स्पेशल क्या था, जो लास्ट का महाभारत और इतिहासकार और महाभारत इनकी मतलब क्या सोच थी के कैसे था वो है। तो इनका ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो एक तो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि इसको इतिहास की श्रेणी में रखा और इतिहास का यहाँ पर जो अर्थ था ऐसा ही था और एक ही महाभारत की मूल कथा। और दूसरा मैंने जो यहाँ लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी इंडेक्स में बार बार आ रहा है। तो मैंने हिंट दे दिया है, अब देखते हैं कितने इसका आंसर दे पाते हैं। ओके, धन्यवाद, कल मिलते हैं।